Hello students, today we will discuss about various types of movements in plants. प्लांट्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो हम हार्मोनल बेसिस के अकॉर्डिंग देख चुके हैं कि हार्मोन्स किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में। अब हम देखेंगे कि जो भी प्लांट्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्ड किस किस वे में करते हैं और रिस्पॉन्स में उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो किन तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स इन plants. Most of the time, responses to external stimuli are given in the form of movement. Mostly जैसे हम भी बहुत सारे जितने स्टिमुलस हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है किसी ना किसी मूवमेंट की फॉर्म में देते हैं। प्लांट्स में भी उसी तरह से मूवमेंट्स शो होती हैं और इसी की हेल्प से, इन मूवमेंट्स की हेल्प से ही उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो दोनों जो फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनमें ये मूवमेंट्स बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करती हैं। अब कितने टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट में? तो हालांकि हमें पता है प्लांट्स जो है फिक्स्ड हैं, लेकिन इनमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। किस किस तरह से ये मूवमेंट शो करते हैं? तो मेनली टू टाइप्स की मूवमेंट है। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड सेकंड वन इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब आप सभी को पता है कि मूवमेंट जो है, लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस है। मूवमेंट तो होता है किसी भी पार्ट जो है अपनी जो है उसको किसी भी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट शो होना। लेकिन लोकोमोशन होता है कि प्लेस चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऑब्वियसली कुछ एल्गी ही हैं जो इस तरह का लोकोमोशन परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी प्लांट्स जो हैं फिक्स्ड होते हैं, उनमें इस तरह का लोकोमोशन नहीं होता है। और यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट, होल प्लांट की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि जो प्लांट की सेल्स हैं, उनके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी भी मूवमेंट की बात यहाँ पे करेंगे। तो आपने याद रखना है, बेसिकली ब्रॉडली हमने दो में डिवाइड किया है इनको, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। तो लेट्स स्टार्ट विद मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन तो हमें सभी को पता है, दैट इज चेंज इन पोजीशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या हम प्लांट की बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन में अगर कोई चेंज आए तो उसको कहते हैं लोकोमोशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और इट्स कंपोनेंट। जो इसकी कंपोनेंट ऑर्गेनलीज हैं या सेल्स हैं, उनमें अगर कोई चेंज आ जाता है पोजीशन में, दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। आप ध्यान रखेंगे, हम जो भी मूवमेंट्स जो है प्लांट्स में पढ़ेंगे उनको दो हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक होती हैं जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती हैं लोकोमोशन की, जो कि ऑटोमेटिकली होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल कंट्रोल के थ्रू होती हैं। कहीं पे भी ऑटोनॉमिक वर्ड आए तो इंटरनली जो कंट्रोल्ड है, दैट इज ऑटोनॉमिक। तो नेक्स्ट है पैराटोनिक, और टेक्टिक भी इनको कहा जाता है। दीज लोकोमोटरी मूवमेंट्स ऑफ कंप्लीट सेल, इसमें कंप्लीट सेल जो है मूव करती है, या कोई सेल की ऑर्गेनली मूव करती है, और ऐसा नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस ही मूव कर जाएगी, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण मूव करती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोनों में याद रखें, ऑटोनॉमिक में इंटरनल फैक्टर होगा, इंटरनल स्टिमुलस होगा, और पैराटोनिक में एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको कोई मिल रहा है जिसके रिस्पॉन्स में वो मूव कर रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों की, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमिक का है फ्लैजुलर मूवमेंट्स इन यूनिसेलुलर एल्गी। जितने भी एल्गी हैं उनमें फ्लैजुलर जो मूवमेंट होती हैं, दैट इज अंडर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल और स्पॉन्टेनियस होती हैं, लाइक इन क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा होती है नेक्स्ट साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जो सेल्स के अंदर आप देखते हैं, सभी सेल्स के अंदर साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जो कि इंटरनल फैक्टर्स के अंडर कंट्रोल होती है। यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल दिया है, हम प्लांट्स की बात करेंगे। सभी ऑर्गेनिज्म में जो है इस तरह की साइक्लोसिस मूवमेंट जो है देखने को मिलती है।
अब बात आ जाती है पैराटोनिक की। पैराटोनिक हमने कहा कहाँ से कंट्रोल्ड है, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है उनको, एक्सटर्नल स्टिमुलस उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है कीमोटेक्सिस, लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, मूवमेंट हो रही है किसी सेल की इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है स्पर्मेटोजोइड्स टुवर्ड्स आर्किगोनिया। हम ब्रेवोफाइट्स में देखते हैं कि उनमें स्पर्मेटोजोइड्स जो है मेल गैमीट्स होते हैं और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमीट होता है। तो उनमें जो स्पर्मेटोजोइड्स आर्किगोनिया के अंदर वेंटर जो है स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर तक पहुंचते हैं, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल होता है, तो वहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है उसको। तो और लोकोमोशन भी हो रहा है, दोनों ध्यान रखिए, कोई सेल मूव कर रही है और किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है उसका, केमिकल। तो दैट इज नोन एज कीमोटेक्सिस, मूवमेंट है ऑफ द होल सेल, ये ध्यान रखना है आपने। अब आ जाता है नेक्स्ट, इसी का एग्जांपल है फाइटोटेक्सिस। तो इसीलिए इनको टेक्टिक मूवमेंट भी इसीलिए कहा था, यहाँ पे वर्ड टेक्सिस आ रहा है। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, फोटो वर्ड आ गया, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको मिला लाइट, उसके रिस्पॉन्स पे मूवमेंट की। तो यहाँ पे पूरी कोई सेल इस तरह से मूव नहीं करती। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम सेल ऑर्गेनेली की भी बात करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इनसाइड द पैलिसेड सेल्स। क्या है इसमें, मैं आपको इसमें इस तरह से दिखा देती हूँ। तो हमने अभी देखा दो तरह की मूवमेंट हमने देखी, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मूवमेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, इंटरनल कंट्रोल्ड है और इसमें मूवमेंट भी होती है। पैराटोनिक जो है वो लोकोमोटरी मूवमेंट है, जो कि कंप्लीट सेल की मूवमेंट हो सकती है, ये सेल ऑर्गेनली की भी मूवमेंट हो सकती है, बट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ऑटोनॉमिक में हमने एग्जांपल देख लिया, फ्लैजेला की मूवमेंट होती है यूनिसेलुलर एल्गी में, साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, दैट इज आल्सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट। कीमोटे जो यहाँ पे है पैराटोनिक, इसमें आप हमने दो एग्जांपल देखे, कीमोटेक्सिस एंड फोटोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस क्या है कि लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, कोई केमिकल जो है स्टिमुलस मिला उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होती है, होल सेल की यहाँ पे मूवमेंट है, स्पर्मेटोजोइड्स टुवर्ड आर्किगोनिया। फोटोटेक्सिस में मूवमेंट, लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो यहाँ पे मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट बताई गई है। जब जब अलग अलग तरह की इंटेंसिटीज लाइट की मिलती है, तो पैलिसेड सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो इनकी भी मूवमेंट होती है सेल के अंदर। तो हम इसको जो है देखेंगे कुछ इमेजेस के थ्रू। यहाँ पे आपको एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हम्म, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइट की अलग अलग इंटेंसिटीज बताई हैं आपको। तो यहाँ पे तीन तरह की मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट शो करते हैं। या तो वो ये आपका साइड व्यू है, ल- किसके, जो सेल है पैलिसेड उसके साइड से आपको दिखाया गया, तो पता चलेगा मैक्सिमम ऊपर या नीचे वाली लेयर में अरेंज हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जो है इन द ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या क्या होता है, डायरेक्ट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसको अवॉइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कम करते हैं, तो ये साइड में देखो इकट्ठे हो गए सारे। और नाइट में ये बिल्कुल लोअर पार्ट में आ गए उस सेल के, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये सेल है, तो सेल के बिल्कुल लोअर पार्ट पे ये इकट्ठे हो गए क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनको नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले सरफेस से उस सेल को देखेंगे तो दिखेगा कि फर्स्ट में जब ऑप्टिमम लाइट है तो सारे के सारे ऊपर वाले सरफेस पे आ गए, ये टॉप व्यू है। और जब ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई तो साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब डार्क पोजीशन है तो ऊपर टॉप व्यू से नहीं दिखेंगे क्योंकि ये कहाँ पे है, बेस वाली पोजीशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट किस तरह से मूव कर रहा है, तो दैट इज फोटोटेक्सिस यहाँ पे शो कर रखा है। एक और आपको व्यू दिया है कि बाकी सारी सेल्स का टॉप व्यू दिया है कि टॉप व्यू में देखो कितने सारे सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल्स में बहुत ज्यादा ऊपर वाले सरफेस पे आ जाते हैं, अवॉइड करना हो तो साइड्स में इकट्ठे हो जाते हैं।
और जब डार्क नाइट होती है तो बिल्कुल उस सेल के लोअर पोर्शन में जो है ये अकोमोलेट हो जाते हैं। तो ये तो थी फोटोटेक्सिस। एक और आपको कीमोटेक्सिस का भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ पे था, जो ये एंथ्रीडियम है जिसके अंदर एंथीरोजोइड्स और स्पर्म्स जो है इनमें से रिलीज हो रहे हैं और ये आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट हो रहा है। देखो आप यहाँ लिखा है कीमो अट्रैक्टेंट, तो ये कीमो अट्रैक्टेंट यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है। तो ये कीमो अट्रैक्टेंट क्या कर रहा है, इन एंथीरोजोइड्स को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ की तरफ। तो दैट इज नोन एज कीमोटेक्सिस, ताकि यहाँ पे जो एग है आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज एग, तो ये इस पाथ के थ्रू अट्रैक्ट होंगे और फिर इसके थ्रू ये यहाँ तक जाएंगे। तो दैट इज नोन एज कीमोटेक्सिस। तो ये तो थी किस तरह से मूवमेंट्स होती हैं लोकोमोशन की। नाउ द नेक्स्ट आर मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। पहली तो हमने लोकोमोशन की देख ली, अब देखेंगे हम मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होती है, जैसे कि बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, इलोंगेशन है, इस तरह से उनकी चेंज चेंज आता है। द मोस्ट कॉमन मूवमेंट्स, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर प्लांट्स में सबसे ज्यादा होती हैं क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड हैं। तो इनमें इसी तरह की मूवमेंट्स ज्यादातर शो होती हैं। बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, इलोंगेशन है, इस तरह की मूवमेंट्स इनमें ज्यादा शो होती हैं। कैन बी, ये कोई जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है उनमें कोई कर्वेचर आ रहा है तो वो कोई ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकती है या कोई टर्गर मूवमेंट भी हो सकती है। अब ये ध्यान रखना, अब इनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर को हमने दो में डिवाइड कर दिया। दैट कैन बी ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर और दैट कैन बी टर्गर मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दोनों हो सकती है, ग्रोथ के कारण कोई कर्वेचर में मूवमेंट आई है या टर्गर प्रेशर के कारण कोई कर्वेचर में मूवमेंट आई है। और ये भी दोनों तरह की हो सकती हैं, ग्रोथ वाली भी दोनों तरह की हो सकती है, ऑटोनॉमिक पैराटोनिक, मीन इंटरनल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलस से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर का फर्स्ट टाइप, दैट इज ड्यू टू टर्गर मूवमेंट। कोई भी टर्गर चेंज आता है किसी भी प्लांट पार्ट में, that is plant movements due to turgor changes। टर्गर क्या है, अब आपको पता है व्हाट इज द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो सेल, जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर लगाती है, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। जिसके कारण क्या होता है, सेल्स अपनी एग्जैक्ट जो शेप है उसमें रहती हैं। जब भी किसी सेल में अमाउंट जो है साइटोप्लाज्म का, वाटर का, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है तो वो अपनी प्रॉपर शेप में रहती है, तो उसको बोलते हैं टर्गर शेप या टर्गर चेंजेस ऑफ द सेल या टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। तो टर्गर प्रेशर होता है जब भी जो प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर लगाती है, दैट इज टर्गर प्रेशर। तो टर्गर में चेंज आए मीन सेल की जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है, या तो वाटर की एंट्री के कारण आ रहा है, वाटर के एग्जिट होने के कारण आ रहा है, तो उनको टर्गर चेंजेस कहते हैं। उसके कारण भी प्लांट्स में बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पे भी हम इनको दो हेडिंग के अंडर ही पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स कौन सी हो गई, जहाँ पे they have regions of bending where cells swell up or shrink। स्पेशल रीजन्स होते हैं प्लांट्स में जहाँ पे प्लांट में बेंडिंग शो होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो है कई बार स्वेलअप होती हैं, कई बार श्रिंक होती हैं, उनमें जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, इंटरनल चेंजेस की वजह से उनमें स्वेलिंग या श्रिंकिंग होता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में बेंडिंग मूवमेंट शो होती हैं। और ये नॉर्मली जो है ये मूवमेंट्स जो है रिवर्सिबल होती हैं। अब ऑटोनॉमिक
कि हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये दोनों के लिए कॉमन था, पैराटोनिक और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के लिए, कि यहाँ दोनों मूवमेंट में, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक दोनों में ही बेंडिंग शो होगी। और बेंडिंग का रीजन रहेगा सेल्स का स्वेलअप होना या सेल का श्रिंक होना। और ये ऑटोनॉमिक पैराटोनिक दोनों की दोनों रिवर्सिबल हैं। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक को, डिटेल में देखते हैं। ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स, चेंज इन टर्गर ड्यू टू इंटरनल। अब ऑटोनॉमिक है तो ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह की मूवमेंट के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल यहाँ आपको टेलीग्राफ प्लांट का दिया है, डेस्मोडियम गायरेंस उसका नाम है, साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको दिया है डेस्मोडियम गायरेंस। इसमें क्या होता है, टू लीफलेट्स जो है वो जर्की राइजिंग और फॉलिंग शो करती हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर इन सेल्स एट द बेस ऑफ। ये जो है लीफ स्टॉक के बेस पे जो सेल्स होती हैं उनमें चेंजेस आता है टर्गर प्रेशर में। तो इसकी वजह से जो वो लीव्स हैं, लीफलेट्स हम जिनको कहते हैं, वो कई बार राइज करती हैं, कई बार फॉलिंग उनमें होती है। ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह से उनमें, ये आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है जिसमें ये तो मेन लीफ है, ये इतनी बड़ी वाली मेन लीफ है, और ये छोटी छोटी जो मूव कर रही हैं, दीज आर लीफलेट्स। तो ये इनका जो स्टॉक होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इनमें टर्गर में वाटर की मूवमेंट होती रहती है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये सारी की सारी आप लीफलेट्स, जब ये जैसे ही इनमें से वाटर मूवमेंट होती है तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं सेल्स। सॉफ्ट होते ही ये लीव्स नीचे की तरफ आते हैं, दोबारा से रिटेन करती हैं तो ऊपर की तरफ। तो इनमें इंटरनल फैक्टर्स के कारण ये मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, दैट आर, ये प्लांट का नाम है टेलीग्राफ प्लांट। तो इसमें ये मूवमेंट आप देख रहे हैं किस तरह से लीफलेट मूव कर रही हैं ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर एट द बेस, इन द सेल्स एट द बेस ऑफ लीफ स्टॉक। जो लीफ स्टॉक के बेस में जो सेल्स हैं, जैसे ही उनमें से वाटर निकलेगा सॉफ्ट हो जाएंगी, लीव्स नीचे की तरफ मुड़ेंगी। तो ये नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो ये तो थी आपने ऑटोनॉमिक देखी, टर्गर मूवमेंट इन टेलीग्राफ प्लांट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट। अब ऑब्वियसली पैराटोनिक है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। तो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लाइट है, टच है। तो इन मूवमेंट्स को ज्यादातर हम नास्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी मूवमेंट है यहाँ नास्टिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं, निक्टिनास्टी, हाइड्रोनास्टी और फोटोनास्टी। तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। निक्टिनास्टी क्या है, इट इज अ स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट क्यों कहते हैं, लीव्स फोल्ड अप एट नाइट एंड ओपन्स अप ड्यूरिंग द डे। तो बहुत सारे लेग्यूम्स जो हैं, जो दालें होती हैं, वो प्लांट्स या ऑक्जेलिस प्लांट है, इनमें क्या होता है, जो इनके लीव्स होते हैं एट नाइट वो फोल्ड हो जाते हैं और ओपन अप हो जाते हैं ड्यूरिंग डे। तो इसको डायूर्नल मूवमेंट भी कहते हैं, डायूर्नल टर्गर चेंज। डायूर्नल मतलब डे नाइट में जो चेंज करते हैं, स्पेशली जो एक रेगुलर चेंज है डे और नाइट वाला, उसको डायurnal चेंज कहते हैं। तो इनमें लीव्स की फोल्डिंग होती है नाइट और डे के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोनास्टी। हाइड्रोनास्टी इन मैनी ग्रासेस, बहुत सारे ग्रासेस में जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड अप हो जाते हैं इन ड्राउट। जब भी वाटर की स्कार्सिटी होती है तो वो फोल्ड हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं व्हेन देयर इज इनफ वाटर। ठीक है, दैट इज हाइड्रोनास्टी। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोनास्टी का है, रिस्पॉन्स गिवन बाय लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। या आप सभी ने सुन रखा होगा मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, छुई मुई जिसको हम कहते हैं, उस वो प्लांट्स भी जो है शो करता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस, बहुत सारे स्टिमुलस के लिए हम उसका देखेंगे कि किस तरह का स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो एक्सटर्नल वो हाइड्रोनास्टी के अंडर नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, ये अलग से आपका एक टॉपिक अलग से है। दैट इज रिस्पॉन्स गिवन बाय लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। ये किसके अंडर आएगा वो अभी आपको बताते हैं। इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम काफी बार एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, दैट इज मिमोसा पुडिका।
तो इसमें स्टिमुलस क्या हो सकता है? दैट स्टिमुलस में बी अ टच, इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक एंड अदर शॉक्स। और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है, 0.1 सेक टू रिस्पॉन्ड। बहुत ही जल्दी इसका रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस मिलते ही। तो इसमें होता क्या है, अपवर्ड फोल्डिंग, इसके जो पिन्यूल्स, जो लीफ है, लीफ की लीफलेट्स और पिन्ना की फॉर्मेशन हो जाती है, पिन्यूल्स कहते हैं, छोटी लीफलेट्स हैं जो इसकी। तो फोल्डिंग ऑफ पिन्यूल्स, ऑल पिन्ना कम टुगेदर, पहले तो पिन्यूल्स फोल्ड हो जाते हैं, फिर जो उसकी पिन्ना है वो टुगेदर आ जाते हैं, और ड्रूपिंग, नीचे की तरफ जैसे गिर जाए वो पूरी की पूरी पिट्योल, इस तरह से लगता है। इस मूवमेंट को कहते हैं सिस्मोनास्टी। ठीक है, ये एक और टाइप है, दैट इज सिस्मोनास्टी। हेप्टोनास्टी और सिस्मोनास्टी इस मूवमेंट को कहा जाता है। इसमें जो स्टिमुलस होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और केमिकल जो है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज टर्गोरिन। तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की तरह होता है जो कि ट्रेवल करता है एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये बेस ऑफ पिन्यूल्स, पिन्ना एंड पिटियोल, अभी डायग्राम में बताएंगे क्या होते हैं, इसके बेस पे पहुंचता है। और इसके बेस पे क्या होता है, यहाँ थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स, जो कि क्या करती हैं, जैसे ही ये स्टिमुलस वहां पहुंचेगा वहां से बहुत सारे पोटेशियम आयंस इजेक्ट हो जाएंगे और वाटर उस पार्ट से निकलेगा। उसको पल्विनस कहते हैं, स्वेलिंग होती है एट द बेस ऑफ लीफलेट और पिन्यूल हम उनको कहते हैं। उस वो वहां पे वाटर स्टोर होता है, तो वो वाटर वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाती हैं साइज में, जिसकी वजह से वो इकट्ठी हो जाती हैं, फॉलिंग एंड ड्रूपिंग। और अबाउट आफ्टर 10 मिनट्स जो है इस लीफ की रिकवरी होती है टू नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक यहाँ पे दिखा रही हूँ, किस तरह से टच करते ही किस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो दीज आर पिन्यूल्स, और ये सेंटर वाली है। पिन्यूल्स जो है किस तरह से आपस में फोल्ड हो रहे हैं, देखो फोल्ड हो गए, और सारा का सारा लीफ नीचे की तरफ पिटियोल से, ये सेंटर में पिटियोल है, और ये इसके पिन्यूल्स हैं, और इनके बेस पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी बेसिस पे यहाँ पे स्वेलिंग होती है, डायग्राम में भी बताया जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करता है, दैट इज मिमोसा पुडिका। तो ये तो था किस तरह से मिमोसा पुडिका में मूवमेंट होती है और किस तरह से वो मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट इज ऑफ फोटोनास्टी। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल है डेंडेलियन फ्लावर, सभी ने सुना है। इसकी जो पेटल्स होती हैं वो ब्राइट लाइट में ओपन हो जाती हैं डे टाइम में, और जैसे ही नाइट होती है ये क्लोज हो जाती हैं। तो ये लाइट के लिए इस तरह से स्टिमुलस जो है रिसीव करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। और सेकंड एग्जांपल है मून फ्लावर का। मून फ्लावर के पेटल्स जो हैं डे टाइम क्लोज्ड रहती हैं और नाइट टाइम में ये ओपन हो जाती हैं। तो नास्टीज बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को कहा जाता है, जो ये डिपेंड नहीं करता कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, इनका रिस्पॉन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ एक इमेज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये लीफ, एक बेस आपको बताया है कि सबसे पहले क्या होगा, ये है एक लीफ, और ये है स्वेलिंग, ये पीटियोल है, सेंटर में पीटियोल है। इनको ही पिन्यूल्स कहा जा रहा है, याद रखना है, पिन्ना और पिन्यूल्स। तो यहाँ पे आप इसके बेस को देख रहे हैं, पल्विनस इसे कहा जाता है। अभी इसकी सारी सेल्स टर्जिड हैं क्योंकि इनमें वाटर आयन सब प्रॉपर अमाउंट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हुआ, जैसे ही इसको स्टिमुलस मिला, तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है उसका लॉस हो जाएगा, वाटर बाकी पार्ट्स में मूव कर जाएगा यहाँ से निकल के। जैसे ही वाटर बाकी पार्ट्स में मूव करेगा, तो ये सेल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। इन सेल्स के सॉफ्ट होते ही लीव्स की जो है फॉलिंग, लीव्स जो है बिल्कुल यहाँ पे लिंप हो गया, लिंप वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल सा। और ये जो जिसकी वजह से लीव्स आपस में फोल्ड हो गए। तो इस तरह से शो होती है
जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका ड्यू टू चेंज और मूवमेंट ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ लीफ, लीफ के बेस से वाटर की मूवमेंट के कारण और टर्गर चेंजेस के कारण ये मूवमेंट शो होती है। अब ये तो हमने देख ली कि कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं ड्यू टू टर्गर प्रेशर होती हैं। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, आपने ये नहीं भूलना है, हमने मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, जिसके दो टाइप हमने डिस्कस करने हैं। एक डिस्कस हम कर चुके हैं, प्लांट्स मूवमेंट ड्यू टू टर्गर। अब हम करेंगे प्लांट्स मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स भी होती हैं जो ड्यू टू ग्रोथ होती हैं। तो दीज आर ड्यू टू अनइक्वल डिफरेंशियल ग्रोथ, अनइक्वल ग्रोथ के कारण इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट रिजल्ट इन इट्स बेंडिंग। ठीक है, जिसके कारण बेंडिंग मूवमेंट शो होती हैं। तो जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं, ड्यू टू ऑटोनॉमिक, ड्यू टू पैराटोनिक। ठीक है, दो टाइप के हैं। ऑटोनॉमिक जिसमें कोई इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पैराटोनिक जिसमें कोई स्टिमुलस उनको मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे ग्रोथ की मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक जो है, जितने भी एपिकल रीजन्स होते हैं, एपेक्स होते हैं, वो शो करते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इनको हम न्यूटेशंस भी कहते हैं या सरकम न्यूटेशंस भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी ये एपिक्स जो है, लाइक टेंड्रिल की हम बात करें, उनके अपाइसिस हैं, एपेक्स जब भी ग्रो करते हैं तो उनकी कोशिश बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में वो ग्रो करते हैं टू फाइंड एनी स्पोर्ट। और जैसे ही वो किसी स्पोर्ट को टच कर लेते हैं, वो एकदम से एज ए स्पोर्ट उसको अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद होती है उनकी कोयलिंग। तो इट मींस एपिकल रीजंस स्पोर्ट को फाइंड करते हुए ग्रोथ करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। कभी बहुत सारी ग्रोथ होती है, टेंड्रिल्स का जो एपेक्स होता है, कभी एक साइड में कभी दूसरी साइड में ग्रोथ करता है टू फाइंड द स्पोर्ट। तो सिर्फ स्पोर्ट फाइंड करने के लिए एपेक्स की जो ग्रोथ हो रही है अलग अलग डायरेक्शंस में, तो दैट इज नोन एज न्यूटेशंस और ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ एपिकल रीजन। तो ये इंटरनली होता है, ये इंटरनली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे स्टिमुलस कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटरनल स्टिमुलस के कारण एपिक्स की जो एपेक्स हैं बहुत सारे, जैसे टेंड्रिल का टिप है, एपेक्स बेसिकली टिप को कहते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। बस यहाँ पे हम यहीं पे खत्म करेंगे कि स्पोर्ट चाहिए उनको, दैट्स ऑल। तो ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं। अब देखते हैं पैराटोनिक। अब कोई स्टिमुलस मिला, उसकी वजह से कोई ग्रोथ हो रही है। तो पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ, दीज आर ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई यहाँ पे मिल रहा है जिसकी वजह से वो ग्रोथ करेंगे। नाउ द टाइप ऑफ पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स कौन सी हैं? नास्टीज एंड ट्रॉपिक, नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है नास्टिक मूवमेंट्स ऑफ टर्गर पढ़ा था हमने, यहाँ हम नास्टिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, वहां टर्गर में चेंज आ रहा था, बस यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रोथ की वजह से जो है नास्टिक मूवमेंट्स। व्हाट आर नास्टीज? दीज आर नॉन डायरेक्शनल। अब याद रखना, नास्टिक मूवमेंट्स आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हम इनको कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की ऐसा नहीं है कि जिस साइड से कोई स्टिमुलस आएगा उसी की साइड में इनका रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स किसी भी साइड में हो सकता है और स्टिमुलस चाहे किसी भी साइड से आए, इनका रिस्पॉन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर ग्रोथ ऑन वन साइड, एक साइड में ज्यादा ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स क्या कर जाते हैं, बेंड ऑन द अपोजिट साइड। अब ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होती है। तो अगर अनइक्वल सेल डिवीजन हो जाएगी तो वो ग्रोथ जो है अपोजिट। अब यहाँ पे अनइक्वल होने की वजह से मैंने कह दिया नॉन डायरेक्शनल, मतलब स्टिमुलस की डायरेक्शन में तो ग्रोथ नहीं होगी, किसी अपोजिट डायरेक्शन में ही ग्रोथ होगी। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, हाइपोनास्टी एंड एपिनास्टी। हाइपोनास्टी होता है जब किसी भी प्लांट सरफेस में जो लोअर साइड है उसमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे। अब लोअर साइड है, अब हम ये मान रहे हैं कि ये एक लीफ है, इसमें अगर लोअर पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होती रहेगी तो ये धीरे धीरे किस तरह की ग्रोथ शो करेगा नेक्स्ट टाइम में, नीचे से ज्यादा हो रहा है तो ऐसे, क्योंकि नीचे की सेल्स ज्यादा बढ़ेंगी, ऊपर की सेल्स कम बढ़ेंगी, तो इस तरह से अपवर्ड ग्रोथ होगी, तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ ऐसे हो जाएगी या हम कहें ऐसे हो जाएगी। तो
तो इसको कहते हैं हाइपोनास्टी। एपिनास्टी इससे अपोजिट है, जिसमें अपर सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ है और लोअर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वो प्लांट पार्ट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो फ्लावर्स जब भी मेच्योर होते हैं, फ्लावर पहले क्या होता है, इस तरह से फ्लावर एक बर्ड की तरह होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये पहले क्या होता है हाइपोनास्टी, क्योंकि साइड्स की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। बाद में एपिनास्टी क्या होगी, अंदर वाली ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे। तो इनकी ग्रोथ इस तरह से हो जाएगी। तो ये जो ये वाली ग्रोथ है, दैट इज नोन एज एपिनास्टी। और जो ये वाली ग्रोथ है, दैट इज हाइपोनास्टी। ऊपर की तरफ मीन साइड से ग्रोथ ज्यादा हो रही है, नीचे की तरफ मतलब ऊपर से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो ये हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो इसको एपिनास्टी कहा जाता है। एक डायग्राम आपको दिखा देती हूँ उसके अकॉर्डिंग। इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं लीव्स ऊपर की तरफ है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में। तो ये मूवमेंट आपको यहाँ पे इसके थ्रू बताई है। इसको बोला जाता है जब सेल्स में दो तरह की ग्रोथ हो। तो ऊपर की तरफ की ग्रोथ है जब ऊपर की तरफ ऊपर वाली सेल्स कम ग्रोथ कर रही हैं, नीचे वाली सेल्स ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं, तो दैट इज नोन एज हाइपोनास्टी। और जब ऊपर वाली सेल्स ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं और नीचे वाली कम कर रही हैं, दैट इज एपीनास्टी। तो यहाँ पे लीव्स में आप दोनों तरह की ग्रोथ दे सकते हैं, हाइपोनास्टी एज वेल एज एपीनास्टी। ये एपीनास्टी का एग्जाम्पल है ये वाला, और ये हाइपोनास्टी का एग्जाम्पल है। हाइपो मीन लोअर सरफेस ज्यादा ग्रो करेगा, तो लीव्स एग्जैक्ट ऊपर की तरफ पोजीशन में रहेंगे। लोअर सरफेस कम करेगा, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसकी वजह से फ्लावर जो है ब्लूमिंग होती है, ओपनिंग होती है फ्लावर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि नॉर्मल लीफ इस तरह से है। ऊपर की अगर सेल्स ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी, तो इसमें बेंड आ जाएगा इस तरह से, यहाँ देख रहे हैं। नीचे की ज्यादा ग्रो कर जाएंगी तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा तो ऊपर की तरफ शो होगा, इस तरह से आएगा तो वो बेंड हुआ शो करेगा हमें। ठीक है, अब आ जाती हैं नेक्स्ट मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक। हमने नास्टिक ग्रोथ मूवमेंट्स देख ली। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट्स की। ठीक है, अब ट्रॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने कि दीज आर डायरेक्शनल पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स। तो अब हमने सारा कर लिया, इसमें सारी चीज बता रही हूँ यहाँ पे। ये देखो 4 पॉइंट। डायरेक्शनल है, इट मींस जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा उसी डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ होगी। पैराटोनिक है, मींस एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है। ग्रोथ है, मींस सेल डिवीजन हो रही है, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, इन कर्वेचर लोकोमोशन नहीं है, इनमें कर्वेचर में चेंज आ रहा है। इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय ग्रोथ। तो मूवमेंट ग्रोथ डिटरमाइन करेगी किस साइड में होगी, और वो होगी ये स्टिमुलस की साइड में। तो मोस्टली किस में देखने को हमें मिलेगी, स्टेम और रूट में मोस्टली, बाकी पार्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली हमें ये देखने को मिलेगी स्टेम और रूट्स में। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ these ट्रॉपिक मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, आपकी एनसीईआरटी में भी ये सभी मूवमेंट्स मेंशन्ड है। तो कौन कौन सी हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। अब इनके स्टिमुलस पता होने चाहिए पहले तो आप सभी को। फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस है लाइट, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच और कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल। ट्रॉपिज्म वर्ड साथ में आ रहा है, तो जिस साइड से लाइट आएगी उसी साइड में ग्रोथ होगी, जिस साइड से ग्रेविटी आएगी उसी साइड में ग्रोथ होगी, जिस साइड से वाटर इनको मिलेगा उसी साइड में ग्रोथ होगी, जिस साइड से इनको टच मिल रहा है उसी साइड में ग्रोथ करेंगे, और जिस साइड इनको कोई केमिकल मिला है उसी साइड में ग्रोथ होगी। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कीमोटेक्सिस हमने पीछे पढ़ा था, उसमें पूरी की पूरी सेल मूव कर रही है, वहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, और इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ग्रोथ शो हो रही है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन।
तो सबसे पहली स्टार्ट करते हैं फोटोट्रोपिज्म। दिस इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट। यूनिडायरेक्शनल जैसे हम बात करें सन की, या एक डायरेक्शन से आप जो लाइट पे डाल रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में जो डायरेक्शनल जो ग्रोथ मूवमेंट शो करेगा प्लांट, तो उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ये जो स्टिमुलस मिल रहा है इसको रिसीव कौन सा पार्ट करता है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूट एपेक्स। शूट मतलब ब्रांचेस का टिप, जो भी टिप है एपेक्स हैं, वो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ सम पार्ट ड्यू टू दिस स्टिमुलस। इलोंगेशन होगा, सेल डिवीजन होगी और इलोंगेशन होगी किसी पार्ट की। मैक्सिमम किस लाइट की प्रेजेंस में ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है शो होती है, तो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। अब ऑब्वियसली किसी लाइट की प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो उस लाइट के स्टिमुलस को जो है केमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन रिसीव कर रहा है स्टिमुलस को, दैट इज अ फ्लेवोप्रोटीन, जिसको हम कह देते हैं फोटोट्रॉफिन। अब इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए ध्यान रखें, लीव्स भी बहुत ज़रूरी हैं टू रिसीव लाइट एंड आल्सो टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स के लिए भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन जो है वो लीव्स में होती है। अब बात आ जाती है, यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। सनफ्लावर्स फोटोट्रॉफिक हेड, आपने सभी को पता होगा सनफ्लावर के केस में क्या होता है कि जिस साइड से जिस जिस साइड में सन मूव करता रहता है उस साइड में भी उनका जो हेड है फ्लावर का वो मूव करता रहता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सन उसकी मूवमेंट होती है। तो ये क्यों होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोटोट्रोफिज्म। अब इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which hormone is responsible for phototropic movement of plant or phototropic growth movement of plant, that is auxin hormone is responsible। और ये movements इरिवर्सिबल होती हैं, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल फिनोमिना, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है क्यों, दो चीजें आप हमेशा याद रखें। ऑक्सिन ऑलवेज मूव अपोजिट टू लाइट एंड ऑक्सिन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ऑक्सिन ऑलवेज मूव अपोजिट टू लाइट एंड मूव्स टुवर्ड ग्रेविटी, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट होगी। अब इसमें क्या है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल बिकॉज, अब ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, एट द टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट। इट मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड गेट, अब आपको पता है अगर ये मूव कर रहा है सनलाइट से, तो ये शेडेड पार्ट में, जिस साइड में शेड है उसमें इकट्ठा हो जाएगा सारा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन, काफी बड़ा मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। तो जिस साइड में ज्यादा अकमुलेट होगा उस साइड में ज्यादा ग्रोथ हो गई, एक साइड में ज्यादा ग्रोथ होगी तो दूसरी साइड में ऑब्वियसली कम हो रही है, तो ये अनइवन ग्रोथ हो जाएगी वहां पे, जिसकी वजह से जो शूट है वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि खुद खुद ही वो मूव कर रही है, अनइक्वल ग्रोथ के कारण उसकी मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द लाइट। अब बात आ जाती है रूट्स की, बात करें रूट्स की मूवमेंट, रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि रूट्स की ग्रोथ हमेशा लाइट से अपोजिट होती है, इसलिए हम उनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि ऑक्सिन मूव टुवर्ड द ग्रेविटी। और शूट जो पार्ट होता है इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिट मतलब लाइट की तरफ मूव करता है ये हमेशा, क्योंकि ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिक बिकॉज ऑक्सिन की कारण जो अनइक्वल ग्रोथ जो है होती है उसके कारण इसकी मूवमेंट इस तरह की होती है। अब एक आपको इमेज दिखा रही हूँ मैं, आप इस इमेज में देख रहे हैं किस तरह से ये जो सीडलिंग प्लांट्स ग्रो होके किस तरह से मूवमेंट, यहाँ पे आप विंडो देख रहे हैं, विंडो से सनलाइट आ रही है, सारे के सारे इसी तरफ बेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ में होता क्या है, देखें ध्यान से, कि मान लो ये प्लांट है, इसमें शेडेड पार्ट पीछे वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा सारा ऑक्सीजन, पीछे वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, यहाँ वाला कम करेगा, तो ज्यादा ग्रो करेगा तो इस तरफ बेंडिंग मूवमेंट जो है शो हो जाएगा। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब लाइट ऊपर से पड़ रही है तो कहीं बेंडिंग शो नहीं होती, देखो
क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इस तरफ मूव कर जाता है, यहाँ उसकी प्रोडक्शन होता है और नीचे की तरफ डिफ्यूज होता रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किस तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन जब लाइट इस साइड से पड़ रही है तो क्या होगा, ये जो शेडेड पार्ट है इस साइड का, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसमें कम रहेगा। इस पार्ट में ज्यादा हो गया तो इसमें सेल डिवीजन ज्यादा होगी, सेल डिवीजन ज्यादा होगी तो ये इस तरफ सेल डिवीजन इस तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें लगेगा कि ये बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, इस डायग्राम में आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट tropic movement, that is geotropism. Now what happens in geotropism? It is directional growth movement in response to force of gravity. Gravity के कारण जो movement होती है towards the gravity, that is geotropism. बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब वो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इस मैकेनिज्म को कहते हैं परसेप्शन मैकेनिज्म, दैट इज परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। अब कौन कौन से पार्ट हैं जो इस परसेप्शन को लेते हैं, दैट इज रूट कैप एंड नोड्स एंड एपेक्स इन शूट, ये भी रिसीव करते हैं। अब मेन रूट, रूट जो सबसे प्राइमरी रूट होती है, सबसे पहले ग्रो करती है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। और मेन स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। हमेशा ग्रेविटी से उल्टा ग्रो करेगा स्टेम। ये आप देख सकते हैं कि जब भी सीड ग्रो करते हैं तो शूट वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है और रूट वाला नीचे की तरफ जाता है, दैट इज ड्यू टू ट्रॉपिक मूवमेंट्स। रनर्स आर डायजियोट्रॉपिक, डायजियोट्रॉपिक 90 डिग्री एंगल टू द ग्रेविटी। आपको पता है रनर्स, अगर मान लो हम बात करें, ये सोयल है, तो इस सोयल के जो रनर होगा वो इसके ऊपर ही ग्रो करता है, मीन जो ग्रेविटी है उससे 90 डिग्री एंगल पे ग्रो करता है। तो इसको बोलते हैं डायाजियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो कि रनर्स, रनर्स जो जैसे बेलें होती हैं बहुत सारी, तो वो सोइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती रहती हैं। जैसे दूब ग्रास आप कहते हैं, लॉन ग्लास ग्रास हम कहते हैं, वो सोइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, तो 90 डिग्री एंगल होता है वहां पे, तो उसको ग्रोथ को डायजियोट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं। When root and stem lie at an angle, it is known as प्लेजियोट्रॉपिक। अब प्लेजियोट्रॉपिक क्या है? प्लेजियोट्रॉपिक में किसे कहते हैं कि मान लो हम स्टेम की भी बात करें, कि ये मान लो ये है स्टेम, तो इसमें क्या होता है, रूट ऑब्वियसली ऐसे है, तो बहुत सारी जो प्लांट पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे अब रूट्स की बात करें, रूट्स की बात से कर लेती हूँ, कि बहुत सारी रूट्स जो है ऐसे ग्रो करती हैं साइड से, सेकेंडरी रूट्स। तो वो नीचे की तरफ नहीं ग्रो कर रही हैं, वो साइड्स में भी ग्रो कर रही हैं, इससे भी निकलेंगी वो साइड में ग्रो करेंगी। तो इस तरह की जो एंगल्स होते हैं जो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी से 90 डिग्री ना होके, हालांकि रूट्स एग्जैक्ट ऐसे नहीं होती हैं, आपको पता है, अगर ये रूट है तो दूसरी रूट जो है किस तरह से ग्रो करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, ये ऐसे ग्रो करती हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बैठता है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं प्लेजियो जियोट्रॉपिक, जो 90 डिग्री का एंगल ना बना के किसी और एंगल पे ग्रोथ हो। अब एक एग्जांपल यहाँ पे और आ जाता है मैंग्रोव्स का, यहाँ पे एक्सेप्शन है ये। मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं, जो दलदली इलाकों में होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ग्रेविटी से उल्टा ग्रो करती हैं। मेन, हमेशा मेन रूट तो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करेगी, लेकिन इसमें जो बाकी रूट्स हैं वो नेगेटिवली होती हैं। इसमें क्या होता है, एपिकल पार्ट ऑफ शूट बेंड अपवर्ड ड्यू टू इट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक नेचर। लेकिन ये यूजफुल होता है किस लिए, ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि जो दलदली इलाके होते हैं उनमें ऑक्सीजन का अमाउंट, एयर का अमाउंट जो है उन मार्शी एरियाज में कम होता है, तो इनको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। तो दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक नेचर दिस। अब नेगेटिव, अब एक तो मैंग्रोव्स में देख लिया, एक हमें पता है कि जो शूट है उसकी भी नेगेटिव नेचर होती है जियोट्रॉपिक। शूट हमेशा, अगर सोयल है, लीव जब भी कोई भी सीड ग्रो करेगा तो ऊपर की तरफ आएगी वो अगेंस्ट ग्रेविटी। इसकी हेल्प से क्या होता है कि वो सोयल से अबव आ जाती हैं सीडलिंग स्टेज में। और दूसरा, जितने भी जैसे लॉस्ट क्रॉप प्लांट्स हैं, लॉस्ट मतलब जो पानी में डूबे रहते हैं, उनमें भी
ड्यू टू दिस नेगेटिव जियोट्रॉपिक नेचर ही प्लांट्स जो है वाटर के सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ मैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो प्लांट्स देख रहे हैं। पॉट प्लांट बिफोर इट फॉल्स ओवर, नॉर्मल ग्रोथ शूट की अबव हो रही है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, एंड रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जब जैसे ही ये गिर जाता है, मान लो पॉट जो है गिर गया, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करेगा, तो ऑक्सीजन जो इन रूट्स में से है, वो रूट ऐसे हो गई पहले तो, फिर ऑक्सीजन नीचे की तरफ ग्रो होगा क्योंकि वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से रूट्स इस तरह से जो है बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और शूट हमेशा पॉजिटिवली जो है फोटोट्रॉफिक होती है, या नेगेटिवली ये ग्रेविटी से उल्ट जाएगा। तो इस तरह का एंगल बन जाता है जब भी कोई पॉट गिरता है। इसमें आप दोनों चीजें देख सकते हो, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नेचर एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक नेचर। यहाँ पे तो हमें लगता है ये सीधा ही ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेगा, एंटी ग्रेविटी नेचर को मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स जो एक एक्सेप्शन बताई, इनमें देखो रूट्स सरफेस से ऊपर निकल आई हैं सारी। क्योंकि ये देखो आप, यहाँ पे पानी है, दलदली इलाका है, तो उनको ब्रीदिंग करने के लिए सरफेस से बाहर आना पड़ता है। तो ये सारी की सारी रूट्स हैं जो वाटर के सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर से रिलेटेड है। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर्स इन रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल, एक साइड से अब, स्टिमुलस ऑफ वाटर। वाटर का स्टिमुलस है और यूनिलेटरल स्टिमुलस है, एक साइड से। हमें पता है प्लांट्स तो ग्रो ही सोइल में करते हैं और वहां पे वाटर भी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम उसको स्पेशली एक साइड से वाटर अवेलेबल करवाएं, तो उस साइड में ये मूवमेंट शो कर देती हैं, ग्रोथ। और ये सिर्फ रूट्स शो करती हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, और रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। अब देखो हमारे पास तीन टर्म्स आ गई रूट के लिए। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, roots are positively geotropic, and roots are positively hydrotropic। तीन टर्म यूज हो गई। अब हाइड्रोटॉपिक रिस्पॉन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ये क्या पॉइंट है? हाइड्रोट्रॉपिक जो रिस्पॉन्स होता है, इट इज स्ट्रोंगर देन जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स से स्ट्रांग होता है। ये मीन्स अगर दोनों दोनों ही चलते हैं, रूट्स के ऊपर दोनों ही लगते हैं, लेकिन ज्यादा मूवमेंट किसकी तरफ हो जाएगी? हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर की तरफ। ठीक है। If we dug a well, small ditch or hole near the plant and fill it with water, roots will start growing towards the source of water। अगर हम ऐसा करते हैं, आपको इमेज भी एनसीईआरटी में वहां पे दे रखी होगी जहाँ पे शो कर रखा है, और अभी मैं भी आपको एक इमेज के ही थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, आपको थोड़ा देखना इजी हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, एक प्लांट को हमने ग्रो कर रखा है यहाँ पे, ये इसका रूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम में यहाँ पे हमने एक गड्ढा कर दिया और उसमें वाटर का एक सोर्स रख दिया। ठीक है। अब वाटर का सोर्स है जिसमें से वाटर डिफ्यूज होता जा रहा है, तो देख रहे हैं आप, रूट्स इसकी तरफ ग्रो होना स्टार्ट कर जाएंगी, और ग्रेविटी की तरफ कम और इसकी तरफ ज्यादा ग्रो हो रही हैं। तो ये एग्जाम्स में भी आपको काफी बार क्वेश्चन आता है कि किसकी ज्यादा मूवमेंट किसकी तरफ होगी, वाटर की तरफ या ग्रेविटी, दैट इज टुवर्ड्स वाटर। एक और एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमने बॉक्स लिया है एक, जिसमें हमने क्या किया है, सीड्स रखे हैं तीन, और यहाँ पे मैश वर्क है, ये कंप्लीटली इसमें बहुत सारे होल्स हैं यहाँ नीचे। तो ये सीड्स ग्रो हो रहे हैं, और ये सॉ डस्ट जो है, यहाँ पे डस्ट है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सीडलिंग ग्रो होंगे, तो इनकी रूट्स वैसे तो जानी चाहिए ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ, लेकिन ये बेंड कर रही हैं टुवर्ड्स अपर साइड, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है? मॉइस्चर मीन वाटर। तो इट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी ये टुवर्ड्स वाटर जो है, ये अपनी ग्रोथ शो करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स
डायरेक्शनल, थिग्मो का मीनिंग है टुवर्ड्स टच। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ कॉन्टेक्ट और टच। इसको हेप्टोट्रोपिज्म भी बोला जाता है कई बार। तो ये किन में होता है? जो ट्विनर्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, इनमें होता है। ट्विनर्स जो किसी भी स्पोर्ट को ट्वाइन कर लेते हैं, चारों तरफ से कोयल कर लेते हैं, या टेंड्रिल्स में ये शो होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले भी तो हम टेंड्रिल वाला कर चुके हैं, लेकिन बेटा वहां पे से न्यूटेशन जो हमने पढ़ा था, वहां पे सिर्फ वो कॉन्टेक्ट की सर्च करते हैं। उनकी सर्च के लिए इंटरनली ग्रोथ होती है, इंटरनली जो है मैकेनिज्म के थ्रू ग्रोथ होती है टू सर्च एनी स्पोर्ट, सिर्फ सर्च। उसके बाद की ग्रोथ को, जो वो ग्रोथ करेंगे उसके चारों तरफ, उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो ग्रोथ शो करेंगे। आफ्टर फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट बाय न्यूट्रिशन, देखो पहला कांटेक्ट न्यूट्रिशन के थ्रू होगा, उसके बाद टेंड्रिल शो लेस ग्रोथ। ये ध्यान रखना है, जो कांटेक्ट वाला रीजन होगा उसमें ग्रोथ कम होगी, और अदर साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाएगी, और धीरे 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 वो कोयल करना स्टार्ट कर जाएगा उस स्पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से स्पोर्ट है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्टेम का टेंड्रिल है जो स्पोर्ट के चारों तरफ जो है कोयल करना स्टार्ट कर गया ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट आर लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल भी स्पोर्ट के लिए इसी तरह से कोयल करते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मूवमेंट इज कीमोट्रोपिज्म। नाम से पता चल रहा है आपको, दैट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ये याद रखना है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट है, ग्रोथ होती है इसमें, और कर्वेचर की मूवमेंट है, और स्टिमुलस दैट अकर्स टू स्टिमुलस ऑफ, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, दैट इज स्टिमुलस ऑफ केमिकल। ध्यान रखना यहाँ पे, आप याद रखेंगे स्टिमुलस इज केमिकल। तो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जो है इनसाइड द स्टाइल, जब भी पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर शेड ऑफ होते हैं, वहां पे गिरते हैं जाके, तो उसके बाद वो वहां पे जर्मिनेट करके जो स्टाइल है उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ओवरी, फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये केमिकल्स, जो न्यूट्रिएंट केमिकल सिक्रीट कर रहा है, और कौन सिक्रीट कर रहा है? जो भी पार्ट उसके पाथ में आ रहा है, वो सारे केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट केमिकल्स, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड हैं, और पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट केमिकल्स और कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है हर एक पार्ट में, जो उसको पाथ जो है वो शो करते हैं। दैट कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। इन्हें जब भी हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, और मिनिमल मीडियम मतलब बहुत कम मीडियम आप दोगे। मान लो कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आपने यहाँ पे एक जो ड्रॉप है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे करके, कि मान लो यहाँ पे एक ड्रॉप मीडियम की हमने डाल दी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपने यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे रख रखे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनकी जो पोलन ट्यूब होगी वो इस तरफ ग्रो करेगी। हालांकि ग्रो तो वो किसी साइड में भी कर सकती है, लेकिन आपने ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम की ड्रॉप रखी है, इसी की तरफ इनकी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। इट मीन्स कि ये यहाँ से जो उसके अंदर स्पेशली जो हमने रखा होता है बोरोन होता है, तो वो इसको अट्रैक्ट करता है इन पॉलन ट्यूब्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम के थ्रू आपको, कि मान लो हमने यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट मीडियम की एक ड्रॉप यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, और ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है। तो इनमें से जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो इस तरफ निकलेगी, यहाँ से भी इस तरफ, यहाँ से भी इस तरफ। इनकी ग्रोथ इस तरफ होगी, इस मीडियम की तरफ। अगर आपने यहाँ पे भी कुछ प्लेस किया, मान लो कुछ पोलन ग्रेन हमने यहाँ रख दिए, तो इनमें से भी जो ट्यूब निकलेगी वो इस तरफ निकलेगी। अगर मान लो हमने यहाँ प्लेस कर दिए हैं कुछ, हालांकि ये भी न्यूट्रिएंट मीडियम है, लेकिन इनके पास जो है वाटर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट मीडियम कम है, और मैक्सिमम मीडियम यहाँ सेंटर में है, तो इनकी ग्रोथ यहाँ इस तरफ होगी। तो इट मीन्स जो इसके अंदर बोरोन है वो इसको इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो एक डायग्राम हम देख लेते हैं लास्ट में, जिसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। हम्म, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये नीचे ओवरी वाला पार्ट है, और ये बीच में ओव्यूल है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है, तो ये जो इसकी मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द ओव्यूल, ये हर पार्ट में, पहले स्टाइल में कुछ केमिकल्स होंगे, फिर आगे हैं, फिर आगे हैं, आगे मिलते मिलते ओवरी की तरफ वो केमिकल अट्रैक्टेंट्स होंगे, फिर वो ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एंटर करेगा। तो सभी पार्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर रहा है। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। कीमोटेक्सिस हमने पहले भी पढ़ा था कि केमिकल्स के लिए जो ग्रोथ होती है किसी केमिकल की डायरेक्शन में, लेकिन वहां पे ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ सेल की मूवमेंट होती है, जो हमने स्पर्मेटोजोइड्स में पढ़ा था कि किस तरह से वो आर्किगोनियम की तरफ मूव करते हैं। तो वो पूरी सेल की मूवमेंट है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे पूरी की पूरी पोलन ट्यूब की हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस किस तरह से प्लांट्स जो है अलग अलग तरह की मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स में बहुत टाइप की मूवमेंट शो होती हैं। सम मूवमेंट्स आर ऑफ कर्वेचर, सम मूवमेंट्स आर ऑफ लोकोमोशन। जो कर्वेचर मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, टर्गर की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, और इनको सभी को हमने दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज ऑटोटॉमिक, ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक। ऑटोनॉमिक मीन इंटरनल स्टिमुलस के थ्रू, और पैराटॉनिक एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स।